नमस्ते। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा शहर बसा है जो कभी नहीं सोता। आज की इस चर्चा में हम इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की एक अमेजिंग यात्रा पर निकलने वाले हैं, यानी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा रक्त प्रवाह। ये सिर्फ कोई बहता हुआ लाल तरल नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो हर एक सेकंड हमें जिंदा रखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 7.4 ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये हमारे खून का पीएच लेवल है। हमारी ये इंटरनल नदी हमेशा हल्की सी एल्कलाइन यानी क्षारीय होती है। और मजे की बात यह है कि ये 7.4 का बैलेंस इतनी सख्ती से मेंटेन किया जाता है कि अगर ये जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आज की हमारी इस माइक्रोस्कोपिक यात्रा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे इस तरल राजमार्ग को, फिर सुनहरे तरल प्लाज्मा की बात करेंगे, उसके बाद हमारे ऑक्सीजन कैरियर्स यानी आरबीसीज, फिर शरीर के रक्षक डब्ल्यूबीसीज और अंत में प्लेटलेट्स और खून के थक्का जमने की प्रक्रिया को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी हमारा लिक्विड हाईवे, जो कि एक अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। असल में खून एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर वजन की बात करें तो हमारे शरीर के कुल वजन का करीब 7% हिस्सा खून ही होता है। मतलब एक एडल्ट पुरुष में औसतन 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर रक्त हर समय इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में दौड़ता रहता है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक साइंटिफिक बेस भी जरूरी है, जिसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें खून, उसे बनाने वाले टिश्यूज और खून से जुड़ी बीमारियों के कारण रोकथाम और इलाज का बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड हाईवे असल में करता क्या है। तो सुनिए, ये मल्टीटास्किंग का मास्टर है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के हर कोने तक पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है ही, साथ ही हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। इतना ही नहीं, ये 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला एक बेहतरीन थर्मोस्टैट है। और यूरिया जैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाली सर्विस भी यही प्रोवाइड करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेल्यूलर शहर दिखता कैसा है। हमारा दूसरा पड़ाव है प्लाज्मा, जिसे हम इस शहर का सुनहरा तरल या गोल्डन फ्लूइड भी कह सकते हैं। यही वो एनवायरनमेंट है जिसमें सब कुछ तैरता है। इसकी बनावट बहुत ही सटीक है। हमारे पूरे खून का 55% हिस्सा यही सुनहरा तरल यानी प्लाज्मा होता है। ये एकदम हाईवे की सड़क की तरह काम करता है। बाकी जो 45% हिस्सा है, उसमें हमारी ठोस रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं। अगर हम सिर्फ इस 55% प्लाज्मा को जूम इन करके देखें तो पता चलता है कि इसका 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी ही है। और इसका जो हल्का पीला रंग होता है ना, वो एक खास तत्व बिलीरुबिन की वजह से होता है। पानी जैसा होने की वजह से ही ये पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना स्मूथ बना पाता है। इस पानी के अलावा प्लाज्मा में करीब 7% बेहद अहम प्रोटीन्स भी तैरते रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा होता है एल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है ताकि खून नसों से बाहर न रिस जाए। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, जो लिपिड और विटामिन के ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी को संभालता है। और तीसरा है फाइब्रिनोजन, जो खून का थक्का जमाने के लिए बहुत जरूरी है। एक दिलचस्प बात बताऊं, अगर हम प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो लिक्विड बचता है उसे सीरम कहा जाता है। तो प्लाज्मा की नदी से आगे बढ़कर अब हम इस इकोसिस्टम के सबसे ज्यादा संख्या वाले निवासियों की बात करते हैं, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट्स। ये हमारे शरीर के बिना थके काम करने वाले डिलीवरी ट्रक्स हैं। इन कोशिकाओं के पैदा होने की साइंटिफिक प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में बनती हैं। इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 दिनों का होता है। अपनी 120 दिन की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद ये स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लीन को अक्सर आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं की इंजीनियरिंग सच में कमाल की है। इनकी सतह पर स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन नाम के खास प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन इन बाइकॉनकेव शेप वाले डिलीवरी ट्रकों को इतना फ्लेक्सिबल बना देते हैं कि ये अपना आकार बदलकर शरीर की सबसे बारीक नसों यानी कैपिलरीज की पतली गलियों से भी आसानी से सिकुड़कर निकल जाते हैं। अब इन ट्रकों के अंदर जो मेन केमिकल कार्गो भरा होता है वो है हीमोग्लोबिन। 100 मिलीलीटर खून में करीब 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये दो चीजों से मिलकर बना है, हेम जिसका मतलब है आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन
जब फेफड़ों से ऑक्सीजन खून में मिलती है तो ये आयरन उसके साथ रिएक्ट करता है और बस इसी वजह से हमारे खून को उसका वो ब्राइट चमकदार लाल रंग मिलता है। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं और बात करते हैं शरीर की अपनी पुलिस और मिलिट्री फोर्स की। हमारे चौथे पड़ाव में हम जानेंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में, जिन्हें विज्ञान की भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे शरीर के सच्चे इम्यून गार्डियंस यानी प्रतिरक्षा रक्षक हैं। लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के बीच का अंतर समझना बहुत ही मज़ेदार है। एक तरफ आरबीसी की भारी भरकम फौज है जिनका जीवन 120 दिन का है और जिनमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता क्योंकि उनका इकलौता काम ऑक्सीजन ढोना है। वहीं दूसरी तरफ हमारी डब्ल्यूबीसी हैं। इनकी संख्या कम होती है, इनका जीवन कुछ ही दिनों या घंटों का होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता है और इनका सिर्फ एक ही मिशन है, दुश्मनों को मार गिराना और शरीर की सुरक्षा करना। इम्यून सिस्टम की इन स्पेशल टास्क फोर्सेस को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें छोटे छोटे दाने या ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, इओसिनोफिल्स जो पैरासाइट्स को मारते हैं और बेसोफिल्स जो एलर्जी में काम आते हैं। दूसरी कैटेगरी है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें मोनोसाइट्स और एंटीबॉडी बनाने वाले लिम्फोसाइट्स शामिल हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। इस डिफेंस फोर्स के एक्सट्रीम्स को देखना और भी दिलचस्प है। सफेद रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है, जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। इनमें कई लोब्स वाला न्यूक्लियस होता है और इन्फेक्शन होते ही सबसे पहले यही हमला बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं मोनोसाइट्स, जो आकार में सबसे विशाल होते हैं। इनका काम है हेवी लिफ्टिंग करना, यानी इन्फेक्शन के बाद डैमेज हुए टिश्यूज की सफाई करना। अब इस डिफेंस फोर्स से आगे बढ़कर हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां हम मिलेंगे इस इकोसिस्टम की इमरजेंसी रिपेयर टीम से, यानी प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और इनका मुख्य काम है खून का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स की जिंदगी बहुत ही छोटी होती है, सिर्फ 3 से 9 दिन, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। जैसे ही किसी नस में कोई दरार आती है या हमें चोट लगती है, ये तुरंत वहां दौड़ पड़ते हैं और उस दरार को सील कर देते हैं। इस बात की अहमियत आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेंगू जैसी बीमारियों हैं, डॉक्टर सबसे पहले प्लेटलेट काउंट ही चेक करते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, जो कि एक खतरनाक संकेत है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर प्लेटलेट्स इतने ही एक्टिव है तो शरीर की स्वस्थ नसों के अंदर बहता हुआ खून अपने आप क्यों नहीं जम जाता? इसका जवाब छुपा है एक नेचुरल केमिकल में, जिसे कहते हैं हेपरिन। हेपरिन खून को नसों के अंदर जमने से रोकता है। खून तभी थक्के में बदलता है जब वो शरीर से बाहर आकर हवा के कांटेक्ट में आता है। तो आइए समझते हैं कि खून बाहर आने पर यह क्लॉटिंग कैस्केड आखिर काम कैसे करता है। ये एक कमाल का केमिकल प्रोसेस है। पहला स्टेप, जैसे ही चोट लगती है खून हवा के संपर्क में आता है और एक अलार्म बज उठता है। दूसरा स्टेप, शरीर का कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, ये थ्रोम्बिन एक दूसरे प्रोटीन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन का एक धागे जैसा जाल बुन देता है। इसी जाल में रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और खून का बहना तुरंत रुक जाता है। ये क्लॉटिंग प्रोसेस कितना क्रिटिकल है, इसका अंदाजा आप इतिहास की एक बहुत ही मशहूर बीमारी हीमोफीलिया से लगा सकते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर खून का थक्का बनाने की ताकत खो देता है। इससे रॉयल डिजीज भी कहा जाता था, क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया के शाही परिवार में फैल गई थी। सोचिए, इस बीमारी में एक छोटी सी खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि क्लॉटिंग कैस्केड काम ही नहीं करता। इससे साफ समझ आता है कि ये छोटा सा रिपेयर मैकेनिज्म हमारे सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। तो इस पूरी जर्नी के बाद क्या आप एक पल के लिए रुककर सोच सकते हैं? इस बहते हुए खून के अंदर हर एक सेकंड में अरबों कोशिकाएं जन्म ले रही हैं, बाहरी दुश्मनों से लड़ रही हैं, नष्ट हो रही हैं और फिर से खुद को बना रही हैं। ये सब देखकर क्या हम सच में कह सकते हैं कि मानव शरीर सिर्फ एक अकेली इकाई है, या फिर हम अपने आप में अनगिनत माइक्रोस्कोपिक टीमवर्क की एक पूरी आकाशगंगा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें अपने ही शरीर के इस अनोखे ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।